गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज मैं आपको चित्रकला में स्मृति चित्रण के बारे में बताने जा रही हूँ। इसमें कुछ मुख्य शीर्षक दिए गए हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नंबर 1, स्मृति चित्रण परिचय। नंबर 2, स्मृति चित्रण की विधि। नंबर 3, स्मृति चित्रण में छाया व प्रकाश। अब मैं आपको पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। स्मृति चित्रण का एक परिचय। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुएं देखते हैं और पहचानते हैं। ये वस्तुएं हमारे मस्तिष्क में एक चित्र के रूप में अंकित हो जाती है। इसी कारण हम इन वस्तुओं को जहाँ भी देखते हैं तुरंत पहचान लेते हैं। हमारी यही पूर्ण या पूर्व पहचान स्मृति कहलाती है। अब यदि हम एक सेब की आकृति बनाना चाहते हैं तो स्मृति के आधार पर एक गोल आकृति बनाकर छाया एवं प्रकाश से उसमें मोटाई का उभार दिखाते हैं। इस प्रकार सेब सामने ना होते हुए भी हम उसका चित्रण बना देते हैं, जिसका अर्थ यह हुआ कि यदि हम अपने दैनिक प्रयोग में आने वाली सरल बनावट की वस्तुओं को ध्यानपूर्वक अवलोकन करें और बार बार उनकी आकृति के अंकन का अभ्यास करें तो स्मृति के आधार पर उनका सुंदर चित्र बनाया जा सकता है। इन वस्तुओं के चित्रण के निरंतर अभ्यास से बहुत सी कठिन वस्तुओं के चित्र भी स्मृति के आधार पर सफलतापूर्वक बनाए जा सकते हैं। अपनी स्मृति के आधार पर किसी वस्तु को चित्रित करना ही स्मृति चित्रण कहलाता है। विभिन्न वस्तुओं जैसे समय द्वारा अपनी कल्पना के आधार पर हम उस वस्तु का चित्रण भी कर सकते हैं। स्मृति चित्रण से पूर्व की तैयारियाँ। सबसे पहले विद्यार्थी को अपने आसपास एक स्केच बुक रखनी चाहिए। विद्यार्थियों को जहाँ कहीं भी अवसर मिले अपनी स्मृति के आधार पर वस्तु का चित्रण करते रहना चाहिए। स्मृति चित्रण के अध्यापकों को भी विद्यार्थियों को अपनी इच्छानुसार चित्र बनाने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। विद्यार्थियों को अपनी स्मृति के आधार पर उन्हीं मॉडलों के चित्र पुनः पुनः बनाने के लिए अभ्यास करना चाहिए जिसको वे पहले से बना चुके हैं। विद्यार्थियों को पहले किसी वस्तु को सामने रखकर चित्र बनाना चाहिए, फिर उस वस्तु को हटाकर अपनी स्मृति के आधार पर पुनः चित्र बनाना चाहिए। इस चित्र का मिलान उस वस्तु को सामने रखकर करना चाहिए और उसमें छूट गई कमियों को पूरा करना चाहिए। पहले बनाए गए चित्रों का अपनी स्मृति के आधार पर अनुकरण करना चाहिए। अनुकरण द्वारा बनाए गए चित्र में विद्यार्थी को अपनी त्रुटियों का सुधार करना चाहिए। स्मृति चित्रण की विधि। पेंसिल पकड़ना। स्मृति करते समय विद्यार्थी को दो भिन्न प्रकार से पेंसिल पकड़नी चाहिए। पहले रेखाएं खींचते समय और दूसरा चित्र में शेड करते समय। इन दोनों की विधियों को यहाँ पर नीचे चित्र की सहायता से आपको समझाया गया है। रेखा खींचते समय पेंसिल को पेन की तरह पकड़ना चाहिए। चित्र में शेड करते समय पेंसिल को उंगलियों के नीचे क्षैतिज अवस्था में रखना चाहिए। रेखाएं खींचना। रेखाएं सदैव ऊपर से नीचे और बाएं से दाईं और खींचनी चाहिए, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दिया गया है। विद्यार्थी को इस प्रकार इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब रेखा खींचते हैं तो उस समय पेंसिल पर हाथ का अधिक दबाव नहीं पड़े, क्योंकि दबाव पड़ने से कागज फटने की आशंका तो रहती ही है, साथ ही चित्र गंदा और भद्दा भी हो जाता है। रेखाएं गलत बन जाने पर उनको मिटाना भी कठिन हो जाता है। दबाव पड़ने से पेंसिल का कागज पर निशान छोड़ देती है। नेत्र दशा। यदि हम किसी ऐसी सड़क पर खड़े हो जाएं जिसके दोनों तरफ पेड़ लगे हैं और पेड़ों को दूर तक देखें तो हमें पेड़ एक दूसरे से छोटे होते दिखाई पड़ते हैं। यदि दूर तक दृष्टि दौड़ाई जाए तो वे एक किनारे पर मिले हुए दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार बहती हुई नदी, सड़क की चौड़ाई, रेल की पटरी आदि की चौड़ाई कम होती दिखाई पड़ती है और अंत में एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर इनके दोनों किनारे मिले हुए प्रतीत होते हैं। इस प्रकार हम
कह सकते हैं कि हमें पास की वस्तुएं बड़ी और दूर की वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। हमारी दृष्टि के पास जो वस्तु है वह बड़ी और जो दूर है वह हमें छोटी दिखाई देती है। इस प्रकार किसी वस्तु का वह भाग जो पास है उसका रंग गहरा और तथा जो दूर है उस वस्तु का रंग धुंधला दिखाई देने लगता है। विद्यार्थियों को चित्र बनाते समय पास की वस्तुओं को बड़ा और दूर की वस्तु को आवश्यकता अनुसार छोटा बनाते जाना चाहिए। स्मृति चित्रण संबंधी मुख्य पहलू। सबसे पहले यह निश्चित करना चाहिए कि चित्र कितना बड़ा है और उसी के अनुसार कागज का आकार निश्चित करें। चित्र कागज के बीचों बीच बनाना चाहिए। नंबर 2, यदि वस्तु लंबी है तो उसे कागज की लंबाई में और यदि वस्तु चौड़ी है तो उसे कागज की चौड़ाई के आकार में बनाना चाहिए। नंबर 3, चित्र का आकार 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। नंबर 4, सर्वप्रथम हल्की रेखाओं से चित्रण करना चाहिए। आकार और अनुपात में ठीक प्रकार से चित्र बन जाने के बाद रेखाओं को गहरा कर लेना चाहिए। नंबर 5, छाया और प्रकाश का चित्रण में विशेष महत्व होता है। चित्र में छाया और प्रकाश को अवश्य चित्रित करना चाहिए। नंबर 6, चित्रण करते समय नेत्रज्या नियम का भी ध्यान रखना चाहिए। नियम यह है कि जैसे जैसे वस्तु दृष्टि से दूर होती जाती है वैसे वैसे वह छोटी और धुंधली दिखाई पड़ती है। पास आने पर अथवा उचित दृष्टि दूरी पर वस्तु अपने मूल आकार में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। नंबर 7, स्मृति चित्रण में वस्तु के शुद्ध आकार का विशेष महत्व है। वस्तु को शुद्ध आकार में बनाने के लिए वस्तु के विभिन्न भागों को उचित अनुपात में ही बनाना चाहिए। नंबर 8, विद्यार्थी को अपने घर पर ही वस्तुओं को अवलोकन करते रहना चाहिए और इन वस्तुओं को अपनी स्मृति के आधार पर बनाकर इनका प्रयोग करना चाहिए। वस्तुओं का आकार तथा उनकी चित्रण शैली 3 आकारों में विभाजित है। जैसे नंबर 1 पर वृत्ताकार वस्तुएं, नंबर 2 बेलनाकार वस्तुएं, नंबर 3 आयताकार वस्तुएं। नंबर 1, वृत्ताकार वस्तुओं का चित्रण। गेंद, फुटबॉल, खरबूजा, टमाटर, अमरूद, सेब आदि अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जिनका आकार लगभग वृत्त की तरह होता है। अतः वृत्त के समान सभी वस्तुओं का चित्रण वृत्त की सहायता से ही होना चाहिए। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। मान लीजिए हमें एक सेब का चित्र करना है। प्रथम चरण, सबसे पहले एक वृत्त खींचिए। अब इसके केंद्र से होती हुई ऊपर से नीचे की ओर एक आधार रेखा खींचिए। इसके पश्चात खड़ी रेखा के ऊपरी सिरे के नीचे थोड़े थोड़े अंतर में 2 क्षैतिज पड़ी रेखाएं खींचिए। द्वितीय चरण, अब ऊपर की पड़ी रेखा खड़ी होकर जिस बिंदु पर टकराती है या काटती है उससे थोड़ा दाएं और बाएं हटकर एक बिंदु लीजिए। इस बिंदु के दोनों तरफ एक एक वक्र रेखा को आकृति के अनुसार इस तरह खींचिए कि रेखा दोनों ओर से ऊपर से नीचे की ओर झुकती चली जाए। अब दूसरी पड़ी रेखा खड़ी रेखा को जिस बिंदु पर काटती है उसी के पास उसी पर डंठल बनाकर सेब की आकृति पूरी तरह से दे दीजिए। बेलनाकार वस्तुओं का चित्रण। गिलास, बेलन, थर्मस, बाल्टी, बोतल, मर्तबान आदि अनेक वस्तुएं बेलनाकार होती हैं। ये सभी बेलनाकार वस्तुएं अपने दोनों ओर एक सी बनावट रखती हैं। अतः इन वस्तुओं का चित्रण करते समय विद्यार्थी को पहले एक और आधा भाग सही बनाना चाहिए और बाद में दूसरी ओर का आधा भाग भी बनाकर चित्र पूरा कर लेना चाहिए। इन वस्तुओं का चित्रण करने से पहले हमें बेलन की मदद लेना आवश्यक है जिससे आकृति अधिक शुद्धता से बन सके। इसके लिए पहले एक बड़ी रेखा बाएं से दाएं खींचिए। यह बेलनाकार वस्तुओं के आधार पर रेखा होती है। इस प्रकार रेखा के माध्यम या मध्य में कोई बिंदु लेकर उससे एक रेखा ऊपर के नीचे की ओर खींचिए। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। मान लीजिए हमें एक गिलास बनाना है। तब प्रथम चरण, सबसे पहले एक पड़ी रेखा ए खींचिए। अब इस रेखा के मध्य में एक बिंदु लीजिए और इस बिंदु
से नीचे की ओर एक खड़ी रेखा खींचिए। इसके पश्चात क्रमशः पड़ी रेखा 2, 3, 4 और 5 खींचिए। अब खड़ी रेखा के दोनों ओर बराबर दूरी पर एक एक खड़ी समांतर रेखा खींचिए। द्वितीय चरण। अब पड़ी रेखा 2 के दोनों छोरों के कटान बिंदुओं पर एक एक चापखंड लगाइए। इसी प्रकार पड़ी रेखा 1 तथा 3 के मध्य बिंदुओं पर भी एक एक चापखंड लगाइए। अब तीनों चापखंडों को एक लय से मिलाते हुए पहले ऊपरी दीर्घवृत्त का आधा भाग बनाइए और इसी प्रकार निचले दीर्घवृत्त का आधा भाग बनाइए। इस प्रकार हमारे गिलास की मुखाकृति पूर्ण हो जाती है। तृतीय चरण। अब पड़ी रेखा 4 पर मध्य की खड़ी रेखा के दोनों ओर गिलास की तली चौड़ाई के अनुरूप एक एक बिंदु लगाइए और प्रत्येक बिंदु को पड़ी रेखा 2 के किनारे वाले बिंदुओं से सीधा मिलाइए। चतुर्थ चरण। अब पड़ी रेखा 4 के दोनों ओर के बीच वाले कटान बिंदु पर तली बनाने के लिए एक एक चापखंड बनाइए। दोनों चापखंडों को पड़ी रेखा 5 के मध्य के कटान बिंदु से एक लय में मिलाते हुए तली वाली दीर्घवृत्त के आधे भाग को पूर्ण करके ग्लास की ब्राह्म आकृति पूर्ण कीजिए। ध्यान दीजिए, 3 आयताकार वस्तुएं का चित्रण। माचिस, किताब, संदूक, ताश, पटरा, पैड, रबड़ आदि अनेक वस्तुएं आयत के आकार में होती हैं। आयताकार वस्तुओं के समीप के अंग बड़े और दूर के अंग छोटे दिखाई देते हैं, अतः इन वस्तुओं के चित्रण में पास की वस्तुओं को बड़ा तथा दूर की वस्तुओं को छोटा बनाना चाहिए। आयताकार वस्तु के चित्रण में सबसे पहले एक बड़ी रेखा बाएं से दाएं खींचे हैं। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। मान लीजिए हमें एक पुस्तक का चित्र बनाना है, तो देखिए प्रथम चरण। सबसे पहले एक आधार रेखा खींचिए। अब पुस्तक की लंबाई चौड़ाई और दृष्टि में रखकर इस पर एक बिंदु लगाइए। रेखा के तीनों बिंदुओं से ऊपर की ओर लंब उठाइए। दोनों ओर के लंबों में से लंबाई को दृष्टि में रखकर रेखाएं बनाइए। इन रेखाओं के ऊपरी बिंदु को मिलाती एक पड़ी रेखा खींचिए। अब नीचे के लंब पर भी एक रेखा बनाइए जो लंबाई में दोनों ओर की रेखाओं के आधे से थोड़ा कम हो। द्वितीय चरण। अब आधार रेखा के बीच वाले बिंदु के कोण बनाती हुई 2 रेखाएं इस प्रकार खींचिए कि वे रेखाएं दोनों की ओर की रेखाएं या रेखाओं को काटें। इन दोनों कोणीय रेखाओं के समांतर एक एक रेखा बीच वाले लंब पर खींची गई रेखा के ऊपरी बिंदु से खींचिए। ये रेखा भी किनारों वाली रेखाओं को काटनी चाहिए। तृतीय चरण। ऊपर की कोणीय समांतर रेखाओं के कटान बिंदुओं को मिलाकर एक बड़ी रेखा खींचिए। इस रेखा का मध्य बिंदु बनाइए। बीच वाले लंब पर खींची गई रेखा के ऊपरी बिंदु तथा पड़ी रेखा के मध्य बिंदु को मिलाती हुई रेखा ऊपर की ओर खींचिए। यह रेखा ऊपर की पड़ी रेखा को जिस बिंदु पर काटे उस बिंदु को बीच वाली पड़ी रेखा के दोनों ओर के कटान बिंदुओं को एक एक कर रेखा से मिलाइए। चतुर्थ चरण। अब पुस्तक की मोटाई दर्शाने के लिए समांतर कोणीय रेखाओं के तीनों बंधुओं को पृथक पृथक आपस में मिलाते हुए 3 चापखंड बनाइए। इस प्रकार प्राप्त पुस्तकीय आकृतियों को उचित शेड देकर पुस्तक के चित्र को पूर्ण कीजिए। बर्तन बनाना। विद्यार्थी को किसी प्रकार या आकार के बर्तन का चित्रण करने से पहले उसकी लंबाई चौड़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद उसे निम्नलिखित विधि से बर्तन का चित्र बनाना चाहिए। रेखा AB खींचिए। अब AB रेखा के मध्य में एक बिंदु C निर्धारित कीजिए। अब बर्तन की ऊंचाई के अनुसार नीचे से ऊपर की ओर तीनों बिंदुओं ACB से EDF रेखा खींचिए। अब बर्तन चौड़ाई के लिए पहले नीचे की ओर बिंदु GH लगाइए। अब बर्तन का पेट बनाने के लिए बिंदु IJ लगाइए।
अंत में गर्दन चौड़ाई के लिए बिंदु KL लगाइए। अब बाईं तथा दाईं ओर एक समान गोलाइयाँ बनाकर बर्तन के चित्र को पूरा कीजिए। इस विधि से लैंप, चिमनी, बोतल, सुराही, ग्लोब आदि आकृतियों के चित्र बनाए जा सकते हैं। स्मृति चित्रण में छाया व प्रकाश। स्मृति चित्रण में वस्तु में छाया व प्रकाश का चित्रण बहुत ही महत्वपूर्ण है। वस्तु में छाया व प्रकाश समावेश करने से वस्तु की सुंदरता बढ़ जाती है। जरूरत पड़ने पर खुरदरे स्तर पर प्रकाश दिखाने के लिए पतली रेखाओं और छाया दिखाने के लिए मोटी रेखाओं को पास पास दिखाने से हमारा कार्य पूरा हो जाता है। पेंसिल से शेड डालना। चित्र में शेड डालने के लिए 3 प्रकार की पेंसिलों की आवश्यकता होती है, HB, 2B तथा 4B। हल्का शेड दर्शाने के लिए HB पेंसिल का ही उपयोग करना चाहिए। गहरा डार्क भाग दर्शाने के लिए 2B पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए कि गहरा भाग डार्क, और 4B पेंसिल का प्रयोग किनारे की रेखाएं शेड से मिलाने के लिए करना चाहिए। शेड डालते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि खड़े भाग में बाईं ओर से शेड डाला जाता है और बड़े भाग में दाईं ओर से। शेड डालते समय ध्यान देने वाली बातें। HB पेंसिल मुलायम होती है, अतः शेड कार्य HB पेंसिल से और हल्के हाथ से करना चाहिए। नंबर 2, गलत शेड को मिटाने के लिए सदैव मुलायम रबड़ का ही प्रयोग करें। नंबर 3, शेड को मिलाने या मिक्स करने के लिए रुई का प्रयोग करना चाहिए। सफ़ेद। नंबर 4, अपने दाएं हाथ के नीचे सदैव कोई कागज़ अथवा सफ़ेद कागज़ रखना चाहिए जिससे चित्र गंदा नहीं होना चाहिए। नंबर 5, यदि वस्तु को सजाने के लिए बेल बूटे बनाने हों तो HB पेंसिल से शेड कार्य करने के बाद ही उनको 2B डार्क पेंसिल से ही बनाना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो इसमें भी शेड कार्य किया जा सकता है। वस्तुओं की बनावट में अनुपात। अनुपात का अर्थ होता है नाप तोल में उचित समन्वय अथवा उनका पारस्परिक संबंध। चित्र बनाने समय वस्तु और ड्राइंग पेपर में अनुपात पर विचार करना आवश्यक है। नंबर 1, अंतराल और वस्तु के चित्र का अनुपात। जब हम किसी ड्राइंग पेपर को चित्र बनाने के लिए लेते हैं तो हमारे सामने कागज़ की लंबाई चौड़ाई का विस्तार होता है। अब इस जगह में चित्र कहाँ बनाया जाए, कितना बड़ा बनाया जाए, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए, प्रत्येक चित्र में शेप की स्थिति तथा आकार में भिन्नता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र नंबर 1, चित्र नंबर 2, चित्र नंबर 3 और चित्र नंबर 4 में। चित्र नंबर 1 में शेप का आकार बहुत छोटा है। ड्राइंग पेपर पर खाली जगह बहुत छोटी है। चित्र नंबर 2 में शेप का चित्र का आकार बहुत बड़ा है। ड्राइंग कागज में चित्र फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर 3, चित्र का शेप का चित्र ऊपर की ओर है और ऐसा लग रहा है कि वह आकाश में टंगा हुआ है। नंबर 3 मैं आपको बता चुकी। नंबर 4 में देखिए, चित्र नंबर 4, शेप, चित्र का आकार तथा स्थिति में ठीक है। यह ड्राइंग पेपर के बीचों बीच भी बनाया गया है। नंबर 2, वस्तु की आकृति तथा दूसरी वस्तु में अनुपात। जब एक ही ड्राइंग पेपर पर 2 वस्तुएं चित्रित की जानी चाहिए तो उनमें एक दूसरे के साथ अनुपात का ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए कि हमें एक प्लेट में एक सेब का चित्र बनाना है तो प्लेट की तुलना में सेब इतना बड़ा ना हो कि वह तरबूज या खरबूजा लगने लगे और ना ही इतना छोटा हो कि वो चीकू लगने लगे। सेब खरबूजे से छोटा तथा चीकू से बड़ा होना चाहिए। इस प्रकार क्रिकेट की गेंद फुटबॉल से छोटी बनेगी, पानी का जग चाय के प्याले से बड़ा ही बनेगा। इस प्रकार 2 वस्तुओं का चित्रित करने में उनका आपसी अनुपात अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। नंबर 3, एक ही वस्तु का अपनी लंबाई तथा चौड़ाई में अनुपात। प्रत्येक वस्तु की अपनी लंबाई, चौड़ाई, गोलाई और ऊंचाई की अधिकतम सीमा निश्चित होती है। एक अमरूद का चित्र इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए कि वह लौकी या तरबूज लगे और ना ही तरबूज को इतना बड़ा बनाना चाहिए कि वह सेब लगे। सेब को इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए कि वह खरबूजा लगे। यदि हम माचिस के आकार को इतना बड़ा बना दें कि वो किताब लगे तो उसे पहचानने में कठिनाई होगी। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु का एक निश्चित आकार होता है।
स्मृति चित्र करने से पहले कुछ आवश्यक तैयारियाँ। नंबर 1, चित्रण करने से पहले हमें अपने हाथों को भली प्रकार साफ करके स्वच्छ कपड़े से पोंछ लेना चाहिए। नंबर 2, चित्रण संबंधी सभी सामग्री अपने दाईं ओर से रखना चाहिए। नंबर 3, ड्राइंग कागज़ को अपने सामने सीधा रखना चाहिए। नंबर 4, चित्रण करते समय ज़्यादा झुकना नहीं चाहिए। नंबर 5, जहाँ तक संभव हो सके रबड़ का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। रबड़ मुलायम होनी चाहिए। नंबर 6, चित्रण करने के लिए सदैव HB की पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 7, ड्राइंग पेपर पर रबड़ रगड़ने के बाद उस पर रोएं उभर आते हैं। इन्हें साफ करने के लिए सदैव साफ कपड़ा का प्रयोग करना चाहिए। ड्राइंग पेपर को हाथ से साफ नहीं करना चाहिए। हाथ से साफ करने पर पेपर गंदा हो सकता है। नंबर 8, चित्रण करने के लिए पेंसिल की नोक बारीक रखनी चाहिए। पेंसिल की नोक बारीक रखने के लिए सदैव 0 नंबर की रेगमाल का ही प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू। दिस चैप्टर इज कंप्लीट।